नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर हम वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बारे में जानकारी लेंगे। वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में विनियोग हेतु धन की आवश्यकता होती है। इसलिए संस्था की पूंजी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना आवश्यक होता है। पूंजी आवश्यकताओं का सही अनुमान उचित पूंजीकरण के लिए तथा अति एवं अल्प पूंजीकरण की समस्याओं को टालने के लिए भी आवश्यक होता है। व्यवसाय का संचालन इन कोषों का विभिन्न संपत्तियों में विनियोग करने हेतु किया जाता है। सामान्यतः ऐसी संपत्तियों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जिनमें स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां एवं अमूर्त संपत्तियां शामिल होती है। स्थायी संपत्तियां, जैसा कि आप जानते हो, व्यवसाय के लिए स्थायी संपत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, यंत्र, फर्नीचर आदि का क्रय करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन संपत्तियों में विनियोग की जाने वाली राशि स्थायी पूंजी कहलाती है। स्थायी संपत्तियों के लिए वित्त की आवश्यकता केवल व्यवसाय स्थापना के समय ही नहीं होती, बल्कि बाद में विस्तार कार्यक्रमों एवं उपकरणों और मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए भी होती है। स्थायी संपत्तियों में विनियोग की धनराशि अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि व्यवसाय का स्वरूप, प्रकृति, संस्था का आकार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था तथा उच्च प्रबंधकों का इसके प्रति दृष्टिकोण। एक नई संस्था में स्थायी संपत्तियों में भारी विनियोग को कम करने के लिए और यदि संभव हो तो संपत्तियों को किराए पर भी लिया जा सकता है अथवा पुरानी संपत्तियों का क्रय करके उसका उपयोग भी किया जा सकता है। स्थायी पूंजी की राशि का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले स्थायी संपत्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक स्थायी संपत्ति की अनुमानित लागत ज्ञात करने के लिए इन संपत्तियों की आपूर्ति के स्रोतों का ज्ञान करना चाहिए। यदि कुछ संपत्तियों का आयात किया जाना है तो उनकी लागत को विदेशी मुद्रा से देशी मुद्रा में परिवर्तित करके ज्ञात करनी चाहिए। इन व्यक्तिगत संपत्तियों की अनुमानित लागत को जोड़कर आवश्यक स्थायी संपत्तियों हेतु पूंजी का अनुमानित विवरण तैयार करना चाहिए। इनमें से किसी संपत्ति की लागत में क्रय से पूर्व होने वाली वृद्धि के लिए भी एक निश्चित राशि को जोड़ देना चाहिए। दूसरी हमारी है चालू संपत्ति। चालू संपत्तियों की आवश्यकता व्यवसाय की उत्पादन एवं वितरण क्रियाओं को जारी रखने, दायित्वों का भुगतान करने, अल्पकालीन लेनदारों के संरक्षण के लिए होती है। इन संपत्तियों जैसे कि सामग्री एवं निर्मित माल का स्टॉक, देनदार, प्राप्य विपत्र, रोकड़, बैंक शेष आदि में धन का विनियोग परिचालन क्रियाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए इसे कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। चालू संपत्तियों की मात्रा विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियों में विनियोजित राशि आंशिक रूप से अस्थायी स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, किंतु इसका एक बड़ा हिस्सा अंशों या दीर्घकालीन बॉन्ड्स की बिक्री के स्थायी रूप से भी प्राप्त किया जाना चाहिए। चालू संपत्तियों के लिए
स्थायी वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण उत्पादन स्तर तथा परिचालन क्रम में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर ज्ञात करना चाहिए। अमूर्त संपत्तियाँ। अमूर्त संपत्तियों में विनियोग की राशि का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। कुछ व्यय जैसे कि वैधानिक शुल्क, कर आदि को छोड़कर इन संपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके लिए वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन संपत्तियों में कुछ निम्न अनुसार हैं, जैसे कि प्रवर्तन व्यय। प्रवर्तन व्यय व्यवसाय प्रारंभ करने के विचार की उत्पत्ति के समय से लेकर कंपनी का निर्माण होने तक के समस्त व्यय प्रवर्तन व्यय कहलाते हैं। इनमें व्यावसायिक प्रस्ताव की वाणिज्यिक संभावनाओं की खोजबीन के संबंध में किए गए व्यय, व्यावसायिक तत्वों के एकत्रीकरण और प्रवर्तकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि, प्रवर्तन हेतु विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए दिए गए शुल्क आदि को शामिल किया जाता है। संगठन व्यय कंपनी को वैधानिक रूप देने के संबंध में किए गए समस्त व्यय संगठन व्यय कहलाते हैं। इनमें कंपनी के समामेलन के लिए अनेक प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, क्रय विवरण आदि, और इनको तैयार करने और उनके प्रकाशन के व्यय, विभिन्न प्रलेखों के प्रस्तुत करने तथा उनको फाइल करने के लिए दी गई फीस, ये सब संगठन व्यय में शामिल होते हैं। वित्त प्राप्ति संबंधी व्यय। एक कंपनी को जनता से कोषों की प्राप्ति के लिए व्यय करने पड़ते हैं, जिन्हें वित्तीय व्यय कहा जाता है। इन व्ययों में विज्ञापन, क्रय विवरण, आवेदन पत्रों की छपाई, पूंजी प्राप्त करने हेतु अभिभावकों को दिया गया कमीशन, दलाली तथा बैंकर्स का शुल्क आदि शामिल होता है। अमूर्त संपत्तियों की लागत। ख्याति यानी गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस आदि अमूर्त संपत्तियों के संबंध में किए गए व्यय अमूर्त संपत्तियों की लागत में शामिल किए जाते हैं। इन संपत्तियों की राशि का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अन्यथा संस्था में अति पूंजीकरण की स्थिति हो सकती है। व्यवसाय विकास की लागत। सामान्यतः एक बड़ी कंपनी लाभ कमाने की स्थिति में आने में कुछ समय लेती है, अतः जब तक सम विच्छेद बिंदु यानी कि न लाभ न हानि की स्थिति में आने तक हुई परिचालन हानियों को व्यवसाय विकास की लागत कहा जाता है। क्योंकि एक कंपनी प्रारंभ करते ही लाभ की स्थिति में नहीं आती है, कुछ समय के लिए उसे ऐसी स्थिति में भी काम करना पड़ता है जहां वह न लाभ की स्थिति में होती है न हानि की स्थिति में होती है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो खर्च होते हैं, जो हानियां होती है, उसे व्यवसाय विकास की लागत कहा जाता है। ऐसी लागतों को कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार सभी प्रकार की संपत्तियों से पृथक पृथक अनुमान लगा करके और उन पर सावधानी पूर्वक विचार करके आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं को करना चाहिए। वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान के मापदंड। वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान के मापदंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो समयावधि की दीर्घता के आधार पर और दूसरा संपत्तियों की प्रकृति के आधार पर। समयावधि की दीर्घता के आधार पर एक कंपनी की वित्तीय आवश्यकताएं दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन की कुल पूंजी आवश्यकताओं का योग होती है, और इन तीनों समय के लिए जो हमें व्यय करने होते हैं उनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए संपत्तियां स्थायी जो हम क्रय करते हैं वो दीर्घकालीन के अंतर्गत प्राय आती है,
और मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएं, आधुनिकीकरण, विज्ञापन व्यय और चालू संपत्तियों में विनियोग को प्राय मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए शामिल किया जाता है। और दिन प्रतिदिन की क्रियाओं और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है वह अल्पकालीन कोषों को ध्यान में रख कर के की जाती है। दूसरा इसका प्रकार है संपत्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्तीय आवश्यकताएं। संपत्तियों की प्रकृति हमने जानी कि संपत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जैसे स्थायी संपत्ति, अमूर्त संपत्तियां और चालू संपत्तियां। इनके लिए हमें अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था बहुत ही सोच समझकर, इनकी लागतों को ध्यान में रखकर और व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति की प्रकृति और संपत्ति की परिचालन क्षमताओं आदि को ध्यान में रख कर के करनी चाहिए।